नमस्कार, मैं सत्यम जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि समुच्चय के प्रकार के बारे में। आप सभी को बता दें कि समुच्चय सीरीज का ये हमारा तीसरा वीडियो है और इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप सभी पहले उसको देख लीजिए। क्योंकि दोस्तों जो हमारा वो वीडियो है एकदम बेसिक के वीडियो हैं। यदि आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएंगे तो आप इसको अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। और दोस्तों यदि आप अच्छी तरह से समझ ही नहीं पाएंगे तो हमारे पढ़ाने का मतलब क्या होगा। इसलिए आप सभी पहले उस वीडियो को देख लीजिए और तब उसके बाद इसको देखिए, ठीक। तो आइए हम बात करते हैं समुच्चय के प्रकार के बारे में। तो जो समुच्चय का प्रकार होता है, इसमें आज हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे शून्य समुच्चय के बारे में, परिमित समुच्चय के बारे में और अपरिमित समुच्चय के बारे में, ठीक। तो आइए दोस्तों बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं ये लेक्चर। देखिए, जो हमारा समुच्चय होता है, हमने आपको 2 विधियाँ बताई थी। एक तो हमने बताई थी रोस्टर विधि बताई थी और दूसरा हमने बताया था आपको समुच्चय निर्माण विधि। तो जो हमने आपको रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि बताई थी, इसमें रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधियां ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण विधियां होती हैं। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी विधियां होती हैं जिनको आपको यदि जहाँ पर आवश्यकता होगी हम आपको वहीं पर बताते चलेंगे। कोई बात और बताना चाहते हैं कि हमने ये जो प्रश्नावली 1.1 है दोस्तों उसको नहीं लगवाया है, क्योंकि वो बहुत सरल है, आप उसको लगा सकते हैं। यदि आपको समझ में ना आए तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करिए। जहाँ पर हमें लगेगा कि ये कुछ कठिन है और यदि आपको यदि कोई परेशानी हो रही है लगाने में तो आप दोस्तों कमेंट जरूर करिए। आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कमेंट करने में, क्योंकि दोस्तों यदि आपको डाउट है तो आपको अपना डाउट क्लियर करना चाहिए। क्योंकि यदि आपका डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा तो आप कैसे अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे, ठीक। तो यदि आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिए, हम आपके कमेंट का 100% रिप्लाई जरूर करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो आइए हम बात करते हैं कि रोस्टर रूप में और समुच्चय निर्माण रूप में। इसमें दोस्तों हम इस रूप में भी उदाहरणों को समझेंगे और इस रूप में उदाहरणों को समझेंगे। तो सबसे पहले समुच्चय के प्रकार में हम सबसे पहला जो समुच्चय पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे शून्य समुच्चय। शून्य समुच्चय में बड़ा सा रहता है शून्य समुच्चय। अच्छा, शून्य समुच्चय को आप रिक्त समुच्चय भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि शून्य समुच्चय और रिक्त समुच्चय। इसको बताने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, जो हम आपको अभी बताएंगे शून्य समुच्चय, ठीक, शून्य समुच्चय आपको बताएंगे और आपको हम बताएंगे परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय आप देखेंगे। ये 2 तीनों समुच्चय हमारे हैं, ठीक। ये जो हम तीनों समुच्चयों के बारे में वीडियो में बात करने वाले हैं, इन समुच्चयों को आप किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। इन तीनों समुच्चयों को आप, जो हमारा समुच्चय होता है, समुच्चय के अवयवों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। और दोस्तों अभी आप देखेंगे कि जो शून्य समुच्चय हमारा होता है वो भी एक प्रकार का परिमित समुच्चय ही होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो हमारा समुच्चय के प्रकार होते हैं उनके अवयवों के आधार पर। अच्छा, यहाँ पर अवयवों के आधार स्थान पे आप सदस्य भी लिख सकते हैं और आप वस्तुएं भी लिख सकते हैं, ठीक, तत्व भी लिख सकते हैं। तो आप जो भी आपको हो वो भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए, जो हमारा शून्य समुच्चय होगा और परिमित समुच्चय होगा, ये दोनों, इस शून्य समुच्चय को आप परिमित समुच्चय मान सकते हैं। इस प्रकार से जो हमारा समुच्चय होता है उसको अवयवों के आधार पर 2 रूप में विभाजित कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। उसके अवयवों की संख्या के आधार पर यहाँ पर आप लिख सकते हैं अवयवों की संख्या के आधार पर, ठीक। तो आप ये समझ गए कि हमारा जो ये अवयव होता है ये अवयवों की संख्या के आधार पर होता है। यदि आपको इतनी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई कि जो हमारा रिक्त परिमित समुच्चय होता है और अपरिमित समुच्चय होता है या शून्य समुच्चय या रिक्त समुच्चय होता है, इसको हम उसके अवयवों की संख्या के आधार पर ही डिफाइन करते हैं, ठीक। ये ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे ये 3 प्रकार के समुच्चय हैं इनमें केवल अंतर इस प्रकार से किया गया है क्योंकि इसके अवयवों की संख्या के आधार पर। और आगे आप पढ़ेंगे समान समुच्चय, विपरीत समुच्चय, ये सब जब आप समझेंगे दोस्तों, इसी प्रकार के आपके बहुत समुच्चय हैं, उपसमुच्चय, अधिसमुच्चय, ये सब आप आगे जो बताएंगे उसमें 2 समुच्चयों का तुलना किया जाता है, ठीक। उसमें आप 2 समुच्चयों की तुलना करके समुच्चयों का निर्धारण करते हैं। और इस ये जो हम बता रहे हैं समुच्चय के प्रकार की,
ये समुच्चय के प्रकार का फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद हम समुच्चय के प्रकार का दूसरा वीडियो भी लाएंगे। इसमें आप केवल ये जानेंगे दोस्तों कि हमारा शून्य समुच्चय क्या होता है या रिक्त समुच्चय क्या होता है और परिमित समुच्चय क्या होता है और अपरिमित समुच्चय क्या होता है। तो आप वीडियो को बिना मिस किए पूरा बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि यदि आप स्किप कर देंगे दोस्तों हम बीच बीच में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता देंगे। यदि आप उसको नहीं समझेंगे तो आपको वो बाद में जाकर के बहुत परेशानी कर सकता है। इसलिए आप वीडियो को पूरा बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिए। हाँ, तो आइए हम बात करते हैं शून्य समुच्चय, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शून्य समुच्चय की। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं शून्य समुच्चय की। तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि शून्य समुच्चय, आप इसको लिख सकते हैं शून्य लिख सकते हैं, या इसको आप रिक्त भी कह सकते हैं, रिक्त समुच्चय। यहाँ पर आप प्लस का निशान लगा दीजिए। देखिए शून्य प्लस समुच्चय आप कह सकते हैं। अच्छा देखिए, शून्य का मतलब क्या होता है? शून्य का मतलब होता है जीरो। रिक्त का मतलब जिसमें कुछ ना हो। और इसके पहले हमने आपको बताया था, इसके पहले वाली वीडियो में, जस्ट इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था, जो समुच्चय होता है इसका मतलब होता है समूह होता है। तो समुच्चय का मतलब हमने आपको बताया था कि आप समुच्चय को एक समूह के रूप में मानिएगा, ठीक। और हमने आपको ये भी बताया था कि जो समूह होता है, इस समूह में जो सभी अवयव हमारे होंगे, या आप कह सकते हो जो उनमें जो वस्तुएं होंगी या जो सदस्य होंगे, ये सभी जो समुच्चय के जो सदस्य होंगे, सभी सदस्यों में या सभी अवयव में, सभी में एक कोई ऐसा गुण होता है जो सभी में समान रूप से पाया जाता है। मतलब सभी में वह गुण उभयनिष्ठ होता है। तो इसको हमने आपके पहले वीडियो वाले में बताया था, ठीक। तो दोस्तों ये जो समुच्चय होता है ये एक प्रकार का समूह होता है। लेकिन जो समूह होगा, आप जानते हैं समूह में या तो सदस्यों का समूह होगा, या अवयवों का समूह होगा, या आप कह सकते हैं वस्तुओं का समूह होगा, या इसी प्रकार से किसी भी प्रकार का समूह ही होगा, ठीक। तो ये जो समूह होगा या तो सदस्यों का होगा, अवयवों का होगा, या वस्तुओं का होगा। तो इन जो सदस्यों हैं, जो सदस्य हैं या अवयव हैं या वस्तुएं हैं, इन सभी में कोई ऐसा गुण पाया जाएगा जो सभी सदस्यों में होगा। मतलब कि समूह है तो इसका मतलब इसमें कई प्रकार के सदस्य हैं, मतलब एक ही सदस्य नहीं है, बहुत से सदस्य हैं। यदि अवयव है तो इसका मतलब बहुत से अवयव हैं। यदि वस्तुएं हैं तो इसका मतलब इस समूह में बहुत से वस्तुएं हैं, ठीक। तो ये जो सभी वस्तुएं होती हैं, इनमें कोई ऐसा गुण पाया जाता है जो सभी वस्तुओं में समान होता है। तो इसीलिए जब ये गुण पाया जाता है इन सदस्यों में, तब उसको हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। तो तब उस समूह को हम समुच्चय भी कह सकते हैं, ठीक। इसको हमने पहले बताया था। हमने दोस्तों रिवीजन इसलिए कर दिया, हमने इसलिए कर दिया क्योंकि आपको रिवीजन हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगी कुछ चीजें। अब देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, शून्य या रिक्त का मतलब कह रहा है कि आप जानते हैं कि शून्य मतलब जीरो या रिक्त मतलब कुछ नहीं ना। तो इसका मतलब जो ये सदस्य हैं, सदस्य या तो शून्य होंगे, जो सदस्य होंगे वो शून्य होंगे, या जो अवयव होंगे वो भी शून्य होंगे, या जो वस्तुएं हैं वो शून्य होंगे, या आप कह सकते हैं जिसमें कोई सदस्य ना हो, या कोई अवयव ना हो, या कोई वस्तुएं ना हो। तो इस प्रकार से ये जो शून्य समुच्चय होता है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ बातें क्लिक कर रही होंगी। तो ये जो शून्य समुच्चय हमने आपको समझाने की ये सब हमने आपको इसलिए बताया जिससे आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों आप प्लीज ये केवल आपको यही समझना है कि शून्य मतलब शून्य, या रिक्त मतलब आप समझ सकते हैं कुछ नहीं, कुछ ना हो, मतलब उसमें ना कोई सदस्य हो, ना कोई अवयव हो और ना कोई वस्तु हो। इसको दोस्तों आप उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो आइए हम उदाहरण के रूप में इसे आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं। अभी आप, हाँ दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहते हैं, यदि आपको कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगे तो आप उसको नोट कर सकते हैं, ठीक, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए हम बात करते हैं, इसको उदाहरण के रूप में समझेंगे, तब कुछ आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, आपको समझने में बहुत आसानी होगी उदाहरण के रूप में। देखिए सबसे पहले यक्स अनुपात है। यक्स एक धन पूर्णांक है, जहाँ यक्स जो है ये क्या है? यक्स से बड़ा जो है धन पूर्णांक है। देखिए ध्यान दीजिए आप, इसमें क्या कह रहा है, आपको हमने बताया था समुच्चय निर्माण विधि में जो यक्स होता है, इसको आप क्या पढ़ते हैं? सभी यक्स का समुच्चय। इसका मतलब जो बीच में होता है, इसका मतलब होता है जहाँ यक्स को आप यक्स ही कहते हैं, सभी यक्स का समुच्चय। मतलब और यक्स यहाँ पर क्या हो सकता है दोस्तों? यक्स यहाँ पर अवयव हो सकता है, या सदस्य हो सकते हैं, या वस्तुएं हो सकती हैं। आप कह सकते हैं सभी यक्स का समुच्चय जहाँ यक्स एक धन पूर्णांक है, जहाँ यक्स जो है, जो यक्स है इससे बड़े यक्स धन पूर्णांकों से छोटा है। आप जानते हैं जो हमारे पूर्णांक होते हैं संख्या रेखा पर, जीरो के दाईं तरफ तथा जीरो के बाईं तरफ के जो सभी होते हैं, जो संख्याएं होती हैं, सभी को एक रूप में यदि आप समूह में कहेंगे तो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे आप समझिए चित्र में, जैसे देखिए ये मान लीजिए हमारे जो बीच में होता है जीरो होता है, इसके यदि आप दाईं तरफ जाते हैं तो इसको आप क्या कहते हैं? प्लस कहते हैं। मतलब 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से यदि आप इसके जाएंगे -1
-2 -3 -4। तो मतलब ये सभी 5 कहेंगे तो भी एक पूर्णांक है, 4 ये भी पूर्णांक है, 3 ये सभी जो है, 0 भी एक पूर्णांक ही होता है। ये सभी दोस्तों हमारे क्या है, पूर्णांक है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, यक्स सभी यक्स का समुच्चय जहाँ यक्स एक धन पूर्णांक है, मतलब जो पूर्णांक है ये इधर होना चाहिए ना। पहली कंडीशन तो इसने ये बताया कि जो हमारा पूर्णांक है ये 0 के दाईं तरफ होना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि जहाँ जो यक्स है, यक्स धन पूर्णांक से छोटा है, मतलब जो यक्स है हमारा ये या तो 0 होगा ना, या तो 1 -1 -2 -3 -4 होगा। अब बताइए, यदि मैं आपसे कहूं कि इसके अवयवों को आप लिखिए, तो आप इसके अवयवों को क्या बताएंगे, बताइए। आप इसके अवयवों को पहले में बताइए, उसके बाद आप इसको समुच्चय के रूप में लिखने का प्रयास करिए। अब हमने ये समुच्चय जो लिखा है, ये हमारा समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखा गया है। आप इसको समुच्चय के रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक, वीडियो को दोस्तों आप स्किप करके आप स्वयं प्रयास करिए। चलिए, आपने प्रयास किया होगा, हम जानते हैं कि आप समझ गए होंगे कि दोस्तों जब ये पहले ही कह रहा है कि एक धन पूर्णांक है, मतलब जो हम समुच्चय बनाएंगे उसमें हम धन पूर्णांकों को लेंगे ना। लेकिन जो हमारा दूसरा कंडीशन कह रहा है, इसमें कह रहा है कि यक्स जो है ये धन पूर्णांक से छोटा है। अच्छा, अभी आप ये बताइए, पहले तो इसने कहा कि यक्स जो है यक्स धन पूर्णांक होना चाहिए ना, धन पूर्णांक होना चाहिए। पहले तो कह रहा है यक्स धन पूर्णांक होना चाहिए, फिर कह रहा है कि यक्स जो है ये धन पूर्णांक से छोटा होना चाहिए, धन पूर्णांक से छोटा होना चाहिए। आप बताइए, क्या यह संभव है, यक्स का मान धन पूर्णांक होना चाहिए और ये धन पूर्णांक से छोटा हो, तो ये संभव है? ये संभव नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा समुच्चय होगा, इसमें कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो एक धन पूर्णांक भी हो और धन पूर्णांक से छोटा भी हो। ठीक, मतलब उदाहरण जो हमने आपको समझा रहे हैं कि इसमें यक्स ऐसा कोई यक्स है ही नहीं कि जो हमारी संख्या पद्धति में जो एक धन पूर्णांक भी हो और वो एक धन पूर्णांक से छोटा भी हो, क्योंकि जो धन पूर्णांक होंगे वे उसके बराबर हो सकते हैं लेकिन उसके छोटे नहीं होंगे। जब उससे छोटा होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक, और वो माइनस में होगा। तो क्योंकि हमें माइनस को नहीं लेना है, 0 को भी नहीं लेना है, हमें केवल क्या लेना है, धन पूर्णांकों को समुच्चय ही लेना है। तो इससे पता चलता है कि इसमें कोई ऐसा अवयव है ही नहीं कि जिसका हम समुच्चय बनाएं। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि इसमें कोई अवयव ऐसा नहीं है, मतलब ये जो समुच्चय है इसमें अवयवों की संख्या क्या है। आप यहाँ पर लिखिएगा, यदि आपसे कोई अवयव की संख्या पूछेगा तो अवयवों की संख्या, इसमें जो अवयवों की संख्या है ये कितना होगा दोस्तों, 0 होगा। अब हमने आपको पहले ही बताया, जब देखिए जो शून्य समुच्चय मतलब जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो, या रिक्त समुच्चय जिसमें कोई अवयव है हो ही नहीं। अच्छा, शून्य का मतलब क्या है, मतलब इसमें कोई अवयव नहीं है ना। तो इसको आप किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, इसको आप समुच्चय में आप जब आप इसको हमने आपको कहा रोस्टर रूप में लिखिए है, तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए आपको सबसे पहले महिला ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद जो अवयव होते हैं उसको आप लिखते हैं। जब कोई अवयव है ही नहीं तो आप इसको ऐसे ही लिख देंगे, आप इसको इस तरह से ही लिख सकते हैं। इसका मतलब होगा दोस्तों कि जो समुच्चय है ये कौन सा समुच्चय है, ये एक प्रकार का शून्य समुच्चय कह सकते हैं या रिक्त समुच्चय है। तो आप ये समझ गए हैं। कहीं कहीं पर आप इसको इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये जहाँ पर आप इस तरह से देखेंगे इसका मतलब भी यही होता है, मतलब ये जो ये प्रदर्शित करता है ये भी बताता है कि जो ये है एक शून्य समुच्चय को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको। आइए एक उदाहरण हो और हम इस पर लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से, जहाँ पर यदि मान लीजिए कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आई होगी तो आपको इस उदाहरण में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दोस्तों यदि आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ दोस्तों कृपया करके कमेंट करके आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक, जिससे आपका कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपके पास। चलिए अब देखिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण, जो हमारा दूसरा उदाहरण है, देखिए दोस्तों ये जो हमारा दूसरा उदाहरण है इसमें आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आप लोग इस समय कक्षा 11 में हैं ना, तो आप ध्यान से इसको समझिए। देखिए कह रहा है कि कोई समुच्चय ए बराबर, आप मान लीजिए कि यक्स अनुपात यक्स, इसको आप क्या कहेंगे, सभी यक्स का समुच्चय जहां यक्स बराबर, जहां यक्स किसी वर्ष की बात कर रहा है, किसी एक ही वर्ष की बात कर रहा है, किसी वर्ष कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों में पढ़ने वाले छात्र की संख्या है। अच्छा आप ये बताइए, आप एक साल में, जैसे आप मान लीजिए इस वर्ष आप पढ़ रहे हैं कक्षा 11 में, तो क्या आप इसी साल कक्षा 12 में भी पढ़ सकते हैं? बताइए, आप इस वर्ष आप कक्षा 11 में पढ़ रहे हैं और आप इसी वर्ष कक्षा 12 में भी पढ़ सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है, ये तो संभव नहीं है। पहले आप कक्षा 11 को पास करेंगे तब आप कक्षा 12 में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि सभी यक्स का समुच्चय जहां यक्स किसी वर्ष कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों में, यहाँ पर दोनों कह रहा है ना, मतलब दोनों में पढ़ने वाले छात्र की संख्या है। तो क्या ऐसा कोई छात्र होगा जो एक ही वर्ष में कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों में पढ़ ले?
ठीक, जो हमारे सरकार है, सरकार के अनुसार पहले आप कक्षा 11 को पढ़िए 1 साल, और उसके बाद 1 साल आप कक्षा 12 को पढ़िए। तो पहले आप कक्षा 11 को पढ़ेंगे, तब आप कक्षा 12 को पढ़ेंगे, दोनों को आप 1 साल में नहीं पढ़ेंगे। इस प्रकार से यदि आप आज से मैं कहूँ कि इसमें आप अवयवों की संख्या को बताइए, तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी बताइए। जाहिर सी बात है दोस्तों, कोई ऐसा छात्र नहीं होगा जो एक ही वर्ष में किसी कक्षा में कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों में पढ़ ले ना। तो इसका मतलब जो होगा, इसमें भी अवयवों की संख्या क्या है, अवयवों की संख्या 0 है, या कह सकते हैं आप इसमें भी अवयवों की संख्या 0 है। मतलब इसमें कोई ऐसा छात्र नहीं है जो एक ही साल में कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों में पढ़ ले। ये इसको हमने समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है। यदि आपसे मैं कहूँ कि आप इसे रोस्टर रूप में लिखिए, तो आप तो लिख देंगे आसानी से ना। बहुत ही सरल है दोस्तों। हमने आपको पहले बताया कि सबसे पहले आप जैसे लिखते हैं रोस्टर रूप में, जैसे लिखा जाता है वही नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि इसमें कोई अवयव है ही नहीं, तो इसको ऐसा खाली ही छोड़ देंगे। इसका मतलब समझ लिया जाएगा कि ये क्या है, एक प्रकार का ये शून्य समुच्चय है, शून्य समुच्चय, या आप इसे रिक्त समुच्चय भी कह सकते हैं ना। और हाँ, यदि आप इस तरह से प्रदर्शित नहीं करना चाहते हैं, तो इसको आप इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, इसको इस तरह से आप इसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका मतलब भी दोस्तों हमारा यही होगा। ठीक, चाहे आप रिक्त समुच्चय की इस तरह से प्रदर्शित करिए, चाहे आप इस तरह से प्रदर्शित करिए, दोनों ही हमारा एक ही प्रकार, एक ही, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको रिक्त समुच्चय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए हम आपने आगे वाले टॉपिक पर बात करते हैं, जो हमारा है परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। ठीक, तो दोस्तों यदि आप परिमित समुच्चय को अच्छी तरह से समझ जाएंगे, तो उसके एकदम विपरीत हमारा क्या है, अपरिमित समुच्चय। तो आइए बिना देर करते हुए बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो हम बात करेंगे परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय की। देखिए, परिमित और अपरिमित के बारे में आप जानते हैं। परिमित का मतलब आप जिसको गिन सके, यहां पर आप गिन सके के रूप में ही समझिए, और अपरिमित का मतलब जिसे आप नहीं गिन सके, नहीं गिन सके, नहीं गिन सके और गिन सके। मतलब आप इसमें क्या गिनेंगे, गिनेंगे क्या आप, गिनने का मतलब आप क्या गिनेंगे, मतलब वो जो हमारा समुच्चय है, आपको हमने बताया समुच्चय को आप एक समूह के रूप में ले सकते हैं समझने के लिए केवल, और वास्तव में समूह आप कह भी सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त भी एक होनी चाहिए कि जो उसके सभी अवयव हैं या सदस्य हैं, या हम कह सकते हैं वस्तुएं हैं, उनमें कोई एक ऐसा गुण है जो सभी वस्तुओं में उपस्थित हो। तो जो हमारे गिन सके, मतलब आप किसे गिनेंगे, यहाँ पर दोस्तों हमने गिन लिखा है, जो हम गिन सकें या नहीं गिन सके। तो दोस्तों आप किसको गिनेंगे, जो उसमें अवयव हैं, समूह में जो सदस्य हैं, उन्हीं को तो आप गिनेंगे। ठीक, तो यदि आप उनके जो सदस्य हैं, जो समुच्चय में जो सदस्य हैं, यदि आप उसको गिन सकते हैं, तो उसे आप कहेंगे क्या, परिमित समुच्चय कहेंगे। यदि आप उनमें अवयवों की संख्या को ना गिन सकें, यदि कोई समुच्चय ऐसा है जिसके अवयवों को आप नहीं गिन सकते हैं, मतलब आप उसको नहीं गिन सके, ना गिन पाए, मतलब उसमें जो अवयवों की संख्या हो अनंत तक हो, तो उसे आप क्या कहेंगे, अपरिमित समुच्चय कहेंगे। इसको भी आप उदाहरण सहित आइए समझते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको कुछ बता दें। जैसे कि दोस्तों देखिए, अभी हमने आपको क्या बताया, शून्य समुच्चय बताया हमने आपको ना। तो देखिए, जो शून्य समुच्चय होता है, शून्य समुच्चय जो हमारा होता है, क्या आप इसके अवयवों की संख्या को गिन सकते हैं, बताइए। क्या जो हमारा शून्य समुच्चय होता है, आप इसके अवयवों की संख्या को गिन सकते हैं? भाई जाहिर सी बात है कि आप इसके समुच्चय की संख्या को गिन सकते हैं, क्योंकि जो ये शून्य समुच्चय होता है, इसमें हमारे अवयवों की संख्या क्या होती है, शून्य होती है। तो शून्य का मतलब शून्य है, मतलब आप इसको गिन ले रहे हैं। तो इसका मतलब जो है हमारा जो शून्य समुच्चय होता है, ये भी एक प्रकार की क्या है, परिमित समुच्चय ही है, परिमित समुच्चय है। ठीक, तो आप समझ गए कि हमारा शून्य समुच्चय भी क्या है, एक परिमित समुच्चय ही है। तो आप जानेंगे कि परिमित समुच्चय किसे कहते हैं और अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं। तो आइए अब हम इनको उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। और दोस्तों हम आपको बता दें, दोस्तों हम जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप केवल इसे ही पढ़िए, आपको इसके पढ़ने के साथ साथ दोस्तों आपको किताबों को भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यदि आप किताबों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिससे आपको अच्छी तरह से समझने में आसानी होगी। तो आप किताबों को भी अच्छी तरह से पढ़ने का पूरा प्रयास करिए। उसमें जो उदाहरण दिया गया है उसको आप अच्छी तरह से समझिए। सभी उदाहरणों को यदि आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे, और हाँ, यदि आपका कोई भी टॉपिक जो आप एक्सरसाइज या अध्याय से जो लगा रहे हैं प्रश्नावली से, यदि आपका कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले आप उसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिए, उदाहरणों के रूप में उसको समझने का प्रयास करिए। ठीक, जल्दबाजी तो एकदम मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों जो आधी से ज़्यादा गलतियाँ हमारी मैथ में होती हैं या किसी भी सब्जेक्ट में होती है, वो हमारी जल्दबाजी के कारण ही होती हैं। और हमें कोई भी चीज़ यदि हम सीख रहे हैं, तो उसको हमें जल्दबाजी में नहीं सीखना चाहिए। ठीक, हमें सभी चीज़ों को धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। ठीक है,
तो दोस्तों इसलिए हमारी वीडियो जो होती है लंबी हो जाती है, ठीक। तो हम उम्मीद करेंगे दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं है, लंबी वीडियो से कोई मतलब आपको नहीं होगा। तो आइए हम बात करते हैं उदाहरणों के रूप में, हम आपको इसको समझा देते हैं। कुछ उदाहरण से आपको हम समझा देंगे, वैसे आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी हम कुछ उदाहरणों के द्वारा भी आपको समझा देंगे तो आपको कुछ अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिमित समुच्चय की। देखिए हम एक उदाहरण ले रहे हैं, जैसे देखिए पहले हम कुछ दोस्तों लिख रहे हैं, ठीक। मान लीजिए ए बराबर क्या दिया गया है। देखिए दोस्तों परिमित समुच्चय को समझने के लिए आप इसको ध्यान से समझिए। देखिए हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया गया, जैसे देखिए समुच्चय ए बराबर आप क्या देख रहे हैं, इसमें अवयवों की संख्या को आप देखिए, बी के अवयवों की संख्या को आप देखिए, सी के अवयवों की संख्या और डी के अवयवों की संख्या को देखिए। दोस्तों आपको हम बता दें, यदि आप रिक्त समुच्चय को इस तरह से व्यक्त करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, तो आप उसके दोनों तरफ मझले ब्रैकेट को व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप इस तरह से इसको व्यक्त कर रहे हैं तो आप केवल इस तरह से ही बना दीजिए, इसके इधर ये लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक। केवल आप इसी तरह से बना दीजिए। और यदि आप इसको इसके दोनों तरफ मझले ब्रैकेट को लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह से लगाइए, इसके बीच में कुछ मत लिखिए, ठीक। इसका मतलब समझ लिया जाएगा कि ये रिक्त समुच्चय है, इसमें कोई अवयव नहीं है। और ये जो केवल आप इसी तरह से बना देंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये हमारे क्या है, एक प्रकार का शून्य समुच्चय ही है। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है, छोटी छोटी बातों को आपको अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। आइए देखिए इसमें आपने देखा कि जो समुच्चय की अवयवों की संख्या है, यदि आप इसको गिनेंगे, हाँ दोस्तों हम पहले आपको बता दें, जैसे देखिए ये हमारा समुच्चय ए है, ए बराबर ये दिया गया है। आप इसके अवयवों की संख्या को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं। ए में अवयवों की संख्या कितनी है, ए में अवयवों की संख्या बराबर, यहाँ पर आप समुच्चय ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारा एक समुच्चय ही है। समुच्चय ए में अवयवों की संख्या बराबर 6 है। इसी प्रकार से आप बी में देख लीजिए, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या बराबर कितनी है हमारी, 2 2 4 2 6 7 ना। और देखिए समुच्चय सी, देखिए सी में हमारा समुच्चय सी में अवयवों की संख्या हमारी कितनी है, 0 है ना। अच्छा डी में बताइए कितना है, डी में समुच्चय डी में अवयवों की संख्या बराबर इनफाइनाइट। देखिए दोस्तों इसी से आप अभी अच्छी तरह से समझ जाएंगे परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय के बारे में। देखिए जो हमारा समुच्चय ए में है, इसमें आप अवयवों की संख्या को, अच्छा हाँ हम आपको ये बता दें, जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर अवयवों की संख्या 6 है और किसमें, समुच्चय ए में। तो इसको आप इतना बड़ा ना लिख करके इसको आप संकेत के रूप में ये भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमें समुच्चय ए के अवयवों की संख्या लिखना है, n लिख दीजिएगा, n a बराबर 6 है। तो दोस्तों जो आपने इतना बड़ा लिखा है, जो हमने इतना बड़ा लिखा है, इसका मतलब जो हमने लिख दिया n a, n मतलब नंबर a, समुच्चय ए में संख्याओं की संख्या अवयवों की संख्या बराबर 6 है। तो इसका मतलब क्या हो समझ लिया जाएगा, इसका मतलब यही होगा जो हम लिखे हैं। यदि इसका मतलब ये होगा कि समुच्चय ए, इसका मतलब हो जाता है समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 6 है। और यदि हम लिख दें एन बी बराबर, तो एन बी में कितना अवयव दोस्तों, 7 है, ठीक। एन सी बराबर ये कितना है, 0 है। एन डी बराबर ये हमारा इनफाइनाइट है। तो आप इतना बड़ा ना लिख करके केवल इतने बड़ा ही लिखेंगे। ये तो दोस्तों हमने आपको समझाने के लिए लिखा कि इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों आप छोटी छोटी चीज को अच्छी तरह समझिए। देखिए अब इन समुच्चयों को देखिए, आप इसके अवयवों की संख्या को गिन सकते हैं, ठीक। जो हमारा बी में समुच्चय की अवयवों की संख्या है, इसको आप गिन सकते हैं। और जो हमारा सी में है, ये भी आप गिन सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो हमारा समुच्चय डी है, ठीक, जो डी में हमारे समुच्चय जो डी है, इसमें जो अवयवों की संख्या है, क्या आप इसे गिन सकते हैं, बताइए, क्या आप इसको गिन सकते हैं? दोस्तों आप कितना गिनेंगे, अनंत तक नहीं गिन सकते हैं, ठीक। आप इसमें जो अवयवों की संख्या है कितनी है, इसको आप नहीं बता सकते। तो इसका मतलब है जिसकी संख्या आप ना बता सके, हमने आपको पहले ही बताया, जिसकी अवयवों की संख्या को आप नहीं गिन सके, उसी को क्या कहते हैं, हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। और जिनमें अवयवों की संख्या को आप गिन लें, ठीक, इसमें देखिए दोस्तों हम गिन ले रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय कहते हैं। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए जो समुच्चय ए है, बी है या सी है, डी है, ए हमारा क्या है, ए हमारा परिमित समुच्चय है, ठीक। जो बी है दोस्तों ये भी हमारा परिमित समुच्चय है, जो सी है ये भी हमारा परिमित समुच्चय है, क्योंकि हमने आपको बताया था जितने भी रिक्त समुच्चय होते हैं वे परिमित समुच्चय होते हैं। और जो हमारा डी है ये दोस्तों हमारा क्या है, अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि आप इसके अवयवों की संख्या को नहीं गिन सकते हैं। जो इनफाइनाइट होता है, इसका मतलब दोस्तों अनंत तक आप जितना गिनते चले जाइए उससे अधिक, ठीक। इसका मतलब आप इसमें अवयवों की संख्या को नहीं गिन पाएंगे। तो आइए दोस्तों हम परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय के बारे में कुछ उदाहरण के रूप में इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे परिमित समुच्चय की। तो देखिए कोई समुच्चय मान लीजिए दिया गया है
कि ए बराबर दिया गया समुच्चय, ए बराबर दिया गया है यक्स अनुपात यक्स। ये कोई समुच्चय है जिसमें कह रहा है कि सभी एक्स का समुच्चय जहां यक्स सप्ताह के का दिन है, जहां यक्स एक सप्ताह का दिन है। तो बताइए दोस्तों, क्या ये परिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय है? तो आप जानते हैं कि जो हमारे सप्ताह के दिन होते हैं इनकी संख्या क्या होती है? 7 होती है ना। तो इसका मतलब क्या होती है? आप इसकी संख्या को गिन सकते हैं, मतलब इसकी संख्या क्या है? निश्चित है ना। तो इसे आप क्या कह सकते हैं? इसे आप कह सकते हैं कि यह एक हमारा है परिमित समुच्चय है, क्योंकि आप इसके अवयवों की संख्या को भी गिन सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप एक समुच्चय और लीजिए, जिसे देखिए कह रहा है कि डब्लू समीकरण यक्स स्क्वायर माइनस 2 का हल है। और कह रहा है कि बताइए क्या यह परिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय? तो देखिए सबसे पहले आप इसके हल को निकाल लीजिए ना। देखिए यक्स स्क्वायर बराबर क्या दे रहा है? 2 ना। देखिए ये समीकरण दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए जो कह रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2 ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 होना चाहिए। ये हमारी शर्त होती है कि यदि आप समीकरण की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए? समीकरण में आप एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर इसकी तुलना किसी न किसी के समान होनी चाहिए। ठीक, दायां पर जो होता है वो किसी न किसी के बराबर होना चाहिए, तभी इसको हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले आप इसके अवयव हल निकाल लीजिए। इसका हल क्या होगा हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं यक्स माइनस एक्स प्लस √2। ठीक, एक ब्रैकेट में लिख दीजिए और एक ब्रैकेट में आप लिख दीजिए यक्स माइनस √2 बराबर 0 हो जाएगा। इसको दोस्तों हमने इसलिए क्यों लिखा कि देखिए जो हमारे यक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 है, तो 2 को आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर बराबर 0। देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो इस प्रकार से हमने यहीं पर लिख दिया ये। अब देखिए सबसे पहले आप इसको ले लीजिए, तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस √2 और आप इसको लेंगे तो एक्स बराबर √2। तो जो इसमें अवयवों की संख्या है इसको भी आप गिन सकते हैं। तो दोस्तों अब आप समझ गए हैं। इसी प्रकार से आप बहुत सारे उदाहरणों को हल करने का प्रयास करिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यदि आपको इससे संबंधित किसी प्रकार का डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक बात मैं यहाँ पर आपको और बताना चाहता हूँ। जैसे देखिए दोस्तों, हमने समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियाँ बताई थी। ठीक, 2 विधियाँ बताई थी। पहला तो दोस्तों हमने आपको बताया था समुच्चय निर्माण विधि ना। समुच्चय निर्माण विधि में आप चाहे वो परिमित समुच्चय हो या अपरिमित समुच्चय हो, मतलब उसमें अवयवों की संख्या चाहे जितनी हो आप उसमें अच्छी तरह से लिख सकते हैं, उसको आप बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन दोस्तों हमने आपको ये बताया था कि जो दूसरा होता है इसको आप किस तरह से लिखते हैं? रोस्टर रूप में। तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो समुच्चय के अवयव होते हैं उसको आप मझले ब्रैकेट के अंदर, जैसे आप एक अवयव को लिखिए उसके बाद कॉमा लगाइए, फिर दूसरा अवयव लगाइए, फिर कॉमा ऐसे लगाते चले जाइए। फिर जैसे कि यदि मान लीजिए जो हमारा वो समुच्चय होगा, यदि कोई अपरिमित समुच्चय है, जिस समुच्चय को हम रोस्टर रूप में लिखने का प्रयास कर रहे हैं, यदि वो अपरिमित समुच्चय मान लीजिए, तो आप उसको कैसे लिखेंगे? दोस्तों अपरिमित समुच्चय है तब आप उसके सभी अवयवों को तो कॉमा लगा करके नहीं लिख सकते हैं। कितना बड़ा आप कॉमा लगाएंगे? उसको दोस्तों लिखने के लिए एक छोटी सी विधि होती है कि आप जो इसको लिखिए, आप उसके 2-3 अवयवों को लिख दीजिए। जैसे मैं एक्स वाई और जेड लिख दीजिए, उसके बाद कॉमा लगाते हुए 3 बिंदु रख करके उसके बाद आप इनफाइनाइट लगा दीजिए। ठीक, या जो भी हो उसको लगा दीजिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? आप यहाँ पर तीनों इस प्रकार से लिखिए जिससे समझा जा सके कि यह कौन सा समुच्चय है ना। जैसे दोस्तों आप उदाहरण के रूप में समझिए, जैसे मान लीजिए कोई मैं लिख रहा हूँ कि एक ए बराबर है हमारा 1,2,3, इनफाइनाइट। ये हमारा एक अपरिमित समुच्चय है। इसको दोस्तों आप क्या समझ सकते हैं? 1, 2, 3। आप इसको दो तरह से कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं जो हमारा ए है ये हमारा सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, क्योंकि जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 से शुरू होती हैं और धनात्मक इनफाइनाइट तक जाती हैं। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है? ये एक धनात्मक पूर्णांक है ना। तो आप यदि इसके 3 अवयवों को लिख देंगे तो ये क्या कहलाता है? हमारा क्या हो जाएगा ये? इसको आप यदि आप किसी अपरिमित समुच्चय को
रोस्टर रूप से निरूपित करना चाहते हैं तो आप उसकी शुरुआत के 3 अवयवों को लिख दीजिए और उसके बाद कॉमा लगा करके डॉट डॉट इनफाइनाइट कर दीजिए। ठीक, इससे दोस्तों समझ लिया जाएगा कि ये जो आप समुच्चय लिख रहे हैं ये हमारा क्या है, ये आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए इसी प्रकार से दोस्तों दूसरा देख लीजिए, जिससे मान लीजिए बी बराबर कोई समुच्चय है ना, इसमें आप लिख रहे हैं 2,4,6 इतना आप लिख दिए, उसके बाद डॉट 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 इनफाइनाइट कर दिए। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा कि आप धनात्मक सम संख्याओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो देखिए 2 भी सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है और 6 भी सम संख्या है। इसी प्रकार से आप 6 बराबर सी बराबर यदि मान लीजिए 1 3 5 7 कॉमा डॉट 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 इतना, तो ये जो हो जाएगा, इसको देखिए ये हमारे क्या है, ये भी हमारी क्या है, धनात्मक विषम संख्याएं हैं। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, केवल आप 3 अवयवों को लिख दीजिए, आप पूरा समझ जाएंगे। लेकिन दोस्तों एक अपरिमेय समुच्चय के साथ ऐसी घटना नहीं हो सकती। जैसे देखिए जो आप हम यदि आपसे कहते हैं कि आप वास्तविक संख्याओं को समुच्चय को आप लिखिए रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में मैं यदि कह रहा हूं कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं के समुच्चय को देखो, समुच्चय को आपको रोस्टर रूप में लिखना है। तब बताइए कि जो वास्तविक संख्याएं हमारी होती हैं, आप जानते हैं कि जो पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, सभी को दोस्तों आप सभी मिला करके परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, इन सभी संख्याओं को, मिश्रित संख्याएं को मिला करके आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि वो क्या हमारा है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। इस प्रकार से जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, इसमें कोई ऐसा गुण नहीं है दोस्तों कि आप उसके 3 अवयवों को लिख दीजिए। जैसे देखिए मैं यदि लिख रहा हूँ 1 2 3, ये हमारा प्राकृतिक संख्याएं का हो जाएगा। 1 3 5 ये हमारी विषम प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। 2 4 6 ये हमारी क्या हो जाएंगी, ये हमारी सम प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। 1 मतलब 2 3 7, इस प्रकार से यदि हम लिखेंगे 5 लिख दिए तो हमारी ये क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्याएं का समुच्चय हो जाएंगी। इस प्रकार से दोस्तों आप जो भी लिखेंगे सबको लिख सकते हैं, लेकिन आप जो हमारा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है इसका कोई दोस्तों पैटर्न नहीं होता है, इसलिए आप इसे समुच्चय रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा कि जितने भी समुच्चय होते हैं सभी को आप रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि आप जो हमारा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है उसको भी आप रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों कई सारे समुच्चय होते हैं, ठीक, लेकिन वो जो समुच्चय होंगी वो क्या होंगी, हमारी अपरिमित समुच्चय ही होंगी। जितनी भी परिमित समुच्चय होंगी उसको आप रोस्टर रूप में आसानी से लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। और हाँ दोस्तों, आप प्रश्नावली को अच्छी तरह से आप स्वयं ही लगाने का प्रयास करिए। ठीक, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।